हेलो क्रशर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन डिसाइडिंग कि आप अपने आखिरी 1 महीने का बहुत ही अच्छा यूज़ करना चाहते हैं। तो इस 1 महीने में हम 1 मंथ का ये क्रैश कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। इस कोर्स में मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँगा। लेकिन समय कम है तो हम डेरिवेशंस में नहीं घुसेंगे। हमारी अप्रोच रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हम सीख लें ताकि आप ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। तो मैं बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। और इस तरीके के क्वेश्चन भी जो अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जा सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट इस तरीके के वहाँ पर बनते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको लगता है आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो वो कहाँ से कर सकते हो क्वेश्चंस की, छाँट करके चुने हुए जो क्वेश्चंस है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और इस सेशन को देखने के बाद आई होप आपको और कोई सेशन नहीं देखना पड़ेगा इन द लिमिटेड टाइम। अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखना, भरोसा करो और अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पहला टॉपिक हमारा। डिस्टेंस क्या होता है आपको पता होगा कि एक्चुअल पाथ लाइन ट्रैवल डिस्टेंस कहलाती है। वहीं जो हमारा नेट चेंज इन पोजीशन होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को ही कहने का एक और तरीका होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं किस तरीके से काम करती है। मान लो मेरे पास एक बस है जो इस तरीके से उधर मूव करती है। अभी हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात करें तो वो सिर्फ आगे या पीछे ही जा सकती है, वो कहीं और नहीं जाएगी। अच्छा, मैं मार्क कर देता हूँ कि भाई बस का आगे वाला जो पहिया है इट इज़ एट x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारी बस इस तरीके से आगे जाती है और फिर वापस आ जाती है। कहाँ तक जाती है वो इस पॉइंट को भी मार्क कर देते हैं हम। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे 20 किलोमीटर तक गई थी और फिर 10 किलोमीटर वो वापस आ गई। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक गए और इतना चल गया तो टोटल जितना उसने चला है डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से गए 20 और वापस आए, ये डिस्टेंस भी तो चला उसने 10, तो टोटल आ जाता है 20 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल। डिस्प्लेसमेंट में हमें साइन का भी यूज़ करना पड़ता है ना। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जो भी हम चलते हैं वो पॉजिटिव ही चलते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसमें साइन ऐड कर देते हो वो डिस्टेंस से बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम यहाँ से इस तरफ चले थे, अब ये 0 था ये 20 है तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। इस तरफ हम चले हैं +20, उसके बाद हम वापस आए है ना, ये उल्टे डायरेक्शन में आ गए हैं, ये डायरेक्शन दोनों अलग है तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। वैसे तो आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये 0 है, इधर पॉजिटिव हमें दिख रहा है। तो हम पहले चले थे +20 तो यहाँ पे मैं लिखूँगा +20, फिर बाद में हम आए हैं -10 तो इसकी वैल्यू आ जाती है +10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बराबर हो। अगर ये बस वापस नहीं आती तो दोनों बराबर हो सकते थे। अच्छा, इसी को लिखने का और एक तरीका होता है, डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कहाँ से शुरू हुआ था, तभी तो बोलेंगे नेट चेंज इन पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है भाई, हमारी फाइनल पोजीशन आ गई है 10 किलोमीटर, तो मैं उसे लिखूँगा +10 किलोमीटर पे मैं हूँ। स्टार्ट कहाँ से किया था उस चीज़ को मैं माइनस कर दूंगा। यहाँ पर स्टार्ट किया था मैंने x इज इक्वल टू 0 से। अगेन आप देखोगे हमारा आंसर सेम हो जाता है 10 किलोमीटर और प्लस का। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नोट्स बना लो और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। A person moved from A to B on a circular path as shown in the figure। तो हमारे पास A से B तक एक एक्चुअली इंसान आया है और ये इस तरीके से, मैंने बनाया नहीं, यहाँ पर बना देते हैं, इस तरीके से वो चल करके आया है। If the distance traveled by him is 60 मीटर then the magnitude of displacement would be। तो ये प्योरली ज्योमेट्री का सवाल हो जाता है। देखो डिस्टेंस होता है ये वाला जिसकी मैग्नीट्यूड आई है 60 मीटर ना, दिस इज 60 मीटर। अच्छा, इसी को आप क्या लिख सकते हो, लेंथ इज इक्वल टू, ये जो होती है लेंथ हमारी वो होती है बेसिकली r टाइम्स थीटा, जहाँ पर थीटा होना चाहिए रेडियन में। यहाँ पे 135 डिग्री है। अच्छा, ये टोटल एंगल होता है हमारा 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं पाई रेडियन। तो ये 135 हो जाता है एक्चुअली हमारा 3 पाई/4 रेडियन। तो ये जो लेंथ उसने चली है
जिसकी वैल्यू हमें 60 मीटर दी हुई है, वो एक्चुअली है क्या, r इंटू 3π/4। तो यहाँ पर एक रिलेशन आ गया, इससे आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद हमें बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमारे पास कुछ ऑप्शन है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, एक्चुअली ये वाली जो भी लेंथ होगी यही हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये वाली लेंथ पता करनी है। इसको पता करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आप इस ट्राइंगल को ये पता कर लो और फिर ये पता कर लो, फिर पाइथागोरस लगा करके आप आंसर निकाल सकते हो, या फिर यहाँ से इस तरीके से एक ट्राइंगल अज्यूम करो, इसकी लेंथ पता कर लो, फिर उसको डबल कर दोगे तो भी आपको यही लेंथ मिल जाएगी। कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करने की कोशिश करो। सॉल्व करो, सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं। देखो मैं इस वाले मेथड में जाने वाला हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये है हमारा आर, ये भी है हमारा आर, और हमारे पास ये किस तरीके से एंगल आएगा। अच्छा, ये जो एंगल है ये हो जाएगा 45 डिग्री, तभी ये टोटल एंगल की वैल्यू 180 डिग्री हो रही है, राइट। तो मेरे पास ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ एक्चुअली कितनी हो जाती है, दिस लेंथ इज इक्वल टू आर साइन 45 डिग्री। और ये वाली जो टोटल लेंथ हो जाती है वो कितनी हो जाती है, देखो रेडियस तो ये था ही सही, उसमें आप इतना r cos 45 और ऐड कर दो, तो ये वाली हो जाएगी r cos 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर उसको मैं d से डिनोट कर दूँ तो d की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू r साइन 45। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√2, या फिर उसी को मैं लिख सकता हूँ √2/2, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1.414 होता है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू 0.707। अब यहाँ पे देखो हमारे आंसर्स थोड़ा दूर दूर पास पास भी हैं, वैसे अप्रॉक्सीमेशन करें कि नहीं करें सोचना पड़ रहा है मुझे, पर मैं अप्रॉक्सीमेशन करना स्टार्ट कर दूंगा अभी यहाँ पर। तो 0.7 इसको मैं लिखूंगा 0.7 टाइम्स आर है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0.7 इस पूरे का स्क्वायर प्लस सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी 0.7 आर के बराबर है और ये आर के बराबर है, तो ये हो जाता है 1.7 आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आर कॉमन बाहर निकल आएगा, अंदर हमारे पास बचता है 0.7 का स्क्वायर यानी कि 0.49 प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ये 1.7 है तो इसका हो जाएगा 2.89। इसी को आप लिख सकते हो आर अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आएगा 3.38, और इसी को मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख दूंगा आर इंटू अंडर रूट ऑफ 3.4। तो ये हमारी वैल्यू आने वाली है डिस्प्लेसमेंट की। क्या है हमें ऑप्शन दिख रहा है, नहीं, अभी हमें इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3π, ये इस तरीके से कट जाएगा, बचता है 20, और यह आ जाता है हमारे पास 80 डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आप इसमें डाल दोगे और हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू 80/पाई अंडर रूट ऑफ 34 है ना, 34 डिवाइडेड बाई 10। और राइट, जो पाई होता है वो भी लगभग √10 के बराबर होता है ना, तो ये √10 और ये भी लगभग √10 है, दोनों मिलकर के इस ऊपर वाले जीरो को काट देंगे, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाती है 8√34। अच्छा, √34 36 हमें पता है अंडर रूट होता है, यहाँ पे 6 आ जाता है, ये भी 6 से थोड़ा सा छोटा आने वाला है, विच विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 48 के आसपास। हमारा कोई ऑप्शन है क्या, तो हमारे पास एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो। तो अच्छा सवाल था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। कहने के लिए तो ये मोशन इन 1D का सवाल नहीं है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इस तरीके की बहुत सारी ज्योमेट्रीज बनाई जा सकती है। हम चलते हैं आगे। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अच्छा, किसी भी टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और उन्हीं दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो तो एक से मिलता है हमें स्पीड। स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर ये टोटल 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 वाली चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हमारे पास होगा एक पार्टिकल जो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और बोला जाएगा उसका यहाँ पर हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम अलग अलग, कभी कभी एक्स के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मान लो एक एग्जांपल है, ये डिस्टेंस था x1, ये डिस्टेंस था x2, ये डिस्टेंस था x3, इसमें टाइम लगा t1, इसमें टाइम लगा t2, इसमें टाइम लगा t3।
तो हमसे पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी, उसको इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर v के ऊपर ऐसे बार लगा दोगे तो भी ये एवरेज वेलोसिटी होता है, या फिर वेक्टर वेलोसिटी के लिए आपको इस तरीके से बार लगाना होता है, ये वाला हमारा एवरेज का बार होता है। या फिर आप इसको v एवरेज भी लिख सकते हो। अब ये वेक्टर वेलोसिटी का एवरेज हो गया। लिखने के कुछ भी तरीके होते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस केस में हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो तीनों को जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उन तीनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। उसकी वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3, और टोटल टाइम कितना लगा है वो है t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इसमें अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। बेसिकली किया क्या जाएगा, ये x1 x2 x3, ये t1 t2 t3 आपको बताने के लिए जो इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी वो इस तरीके से बोल दी जाएगी, क्या ये डिस्टेंस तो सेम है और अलग अलग वेलोसिटी v1 v2 v3 से चले थे हम सेम टाइम के लिए, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। इसमें भी दो मेन टाइप्स हैं, तो हम वो देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से हम इस तरफ जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे टाइम है t1, यहाँ पे टाइम था t2, यहाँ पे टाइम लगा t3। हम चले v1 वेलोसिटी से, यहाँ पे चले हम v2 वेलोसिटी से, यहाँ पे हम चले v3 वेलोसिटी से। तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे ऑब्वियस आप करोगे v1 प्लस v2 प्लस v3, और वही हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो आपने सिंपली एवरेज ले दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे हमें नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा भाई डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी v1 t1। ये वाला डिस्टेंस होगा कितना, v2 t2। ये डिस्टेंस होगा v3 t3। तो अब हमारे पास अलग अलग डिस्टेंसेस आ चुके हैं। तो अब एवरेज वेलोसिटी अगर मुझसे पूछी जाए तो वो आएगी v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इसका एक और स्पेशल केस बन सकता है कि भाई सारे टाइम इंटरवल बराबर है ना, सब टाइम इंटरवल की वैल्यू मान लो अगर t होती, स्पेशल केस t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू सारे के सारे t के बराबर हैं। उस केस में देखो ये सब t आपस में इस तरीके से कट जाएंगे और हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी v एवरेज, उसकी वैल्यू आ जाती है v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये बहुत ही, ये तो एक्चुअली सबसे सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप तुक्का मारने जाओगे तो सबसे पहले किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो यही मारेगा। तो ऐसा सवाल तो यूजुअली नहीं बनाया जाएगा, तो दूसरे तरीके के सवाल बनाए जाते हैं। वो कैसे सवाल आते हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे पास बोला जाएगा कि यहाँ से हम यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, और फिर यहाँ तक गए। हमसे बोला जाएगा कि भाई डिस्टेंसेस यहाँ पे जो लगते हैं x1, x2 और x3 लगते हैं। ये डिस्टेंस हमने v1 से चला है, ये हमने v2 से चला है, ये हमने v3 से चला है। हमसे पूछा जाएगा v एवरेज की वैल्यू क्या है, तो वो होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। हमें टाइम तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमें सबका टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास होता है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं टाइम लिख सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, स्पीड या वेलोसिटी अभी तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम जो लगा होगा, जो t1 यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी x1 बाई v1। ये हो जाएगा x1 बाई v1। यहाँ लगा होगा, दिस इज इक्वल टू t1 बोल देता हूँ मैं। t2 लगा होगा x2 बाई v2, और t3 लगा होगा t3 इज इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई v3। अब मैं t1 प्लस t2 प्लस t3 कर सकता हूँ यहाँ डिनोमिनेटर में। तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3। अगेन एक स्पेशल केस हो सकता है। लेट्स से हमें बोल दिया कि x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू बराबर है x के। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये सारे के सारे इस तरीके से कट जाते हैं। तो हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी v एवरेज इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। और यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। अच्छा, प्लस यहाँ पे मान लो इस तरीके से 1 अपॉन वी एन तक भी चले गए, तो यहाँ ऊपर भी 3 की जगह जितने भी वैल्यू थी उतने n तक चले जाएगा, और ये v एवरेज नीचे आ जाएगा। ये पूरा हम इस तरफ ले आए तो इसकी वैल्यू आ जाती है
दिस इज इक्वल टू एन अपॉन वी एवरेज। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले के स्पेशल केसेस बन सकते हैं। अब ये देखो समझना आना चाहिए हमें कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम में किस तरीके से अलग अलग चीज़ें दे दी जाएंगी तो भी हम हमारे काम की चीज़ निकाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। A car covers a distance in 3 equal parts. The first part is covered at velocity v1, second at v2 and last part at v3. हमें v3 इज इक्वल टू 2v1, v2 इज इक्वल टू t v1 और v1 की वैल्यू दी हुई है। एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें आप यहाँ से मान लो यहाँ से हम यहाँ तक गए हैं, इसको पहले 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। हमें दे दिया है यहाँ पर वेलोसिटी है 11 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर है 22 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर है एक्चुअली 33 मीटर पर सेकेंड। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें घुमा फिरा करके दी हुई है। हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज। आप बताओ यहाँ पर क्या होगा। इस डिस्टेंस को आप मान सकते हो दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। तीनों डिस्टेंसेस सेम है। अब आपको एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं। देखो हमें पता है कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो टाइम लगता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें जो टाइम लगा होगा इस तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल करने में, टाइम की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 11। यहाँ जो टाइम लगा होगा x अपॉन 22, यहाँ टाइम लगा होगा x अपॉन 33। हमसे पूछा है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 3x। डिवाइड करिए इसको, किससे डिवाइड करोगे, टोटल टाइम जो कि इन तीनों को सम करने से आएगा हमारे पास x अपॉन 11 प्लस x अपॉन 22 प्लस x अपॉन 33। यहाँ पर आप देखोगे x x x x सारे के सारे x कट गए। नीचे आपको LCM लेना पड़ेगा, लेकिन ये 3 अपॉन, अब आप इसका LCM लो 1 अपॉन 11 और 1 अपॉन 11 है, 1 अपॉन 22 है, 1 अपॉन 33 है। इन तीनों का LCM लोगे तो बेसिकली आने वाला है नीचे 66, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा 6 + 3 + 2, तो ये हो जाता है 3 × 66 डिवाइडेड बाय 11। ये कट जाएगा 6 और ये आ जाती है वैल्यू 18। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नाम में ही पता चल रहा है हमें कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी वेलोसिटी क्या है। अच्छा, वेलोसिटी को नापने का अभी तक तरीका क्या होता था, हम देखते थे ये गाड़ी मान लो यहाँ से इस तरीके से चली है, उसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा एक्स, और ये यहाँ से चलेगी और यहाँ पहुँचेगी तो उसमें उसको कुछ टाइम भी लगा होगा, वो होता था डेल्टा टी, उसने टाइम ले लिया। तो हमारी जो वेलोसिटी वो होती थी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हाँ, अज्यूम करें कि एक ही डायरेक्शन में अभी चीज़ यहाँ पर जा रही है। अगर वेक्टर लगा दोगे तो यहाँ पर वो चीज़ वेलोसिटी भी वेक्टर में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें इस तरीके से टाइम का गैप नहीं मिलेगा कि 0 से स्टार्ट हुई, समय बीतता जा रहा है और फिर थोड़ी देर में डेल्टा टी होगा। वो तो उस डेल्टा टी ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी निकलती है ना, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। इंस्टेंटेनियस यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है। अब जैसे मान लो ये कार यहाँ से बाहर इस तरीके से जा रही है, अब इसकी मैं फ़ोटो खींच लूँ तो मुझे ये मूव करता हुआ तो नहीं दिखेगा, मोशन ब्लर वगैरह उस चीज़ को भी हटा दें, परफेक्ट कैमरा है मेरे पास, तो ये रुका हुआ दिखेगा मुझे एग्जैक्टली वहाँ पर। उसमें मेरे पास उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी नहीं पता चलेगी, मुझे उसकी पोजीशन पता चल जाएगी, वो यहाँ था, यहाँ था, यहाँ। अच्छा, अगर मैं उस कार के अंदर बैठा हूँ फिर मैं फ़ोटो खींचूँ तो मुझे इस तरीके से उसका जो ओडोमीटर नहीं, स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर में सुई कहीं पे होगी, दिखाती है वो 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से कुछ उसकी स्पीड है, उसकी फ़ोटो खींच लो, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो ये स्पीड इंस्टेंटेनियस हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो फॉर्मूला यही है। अगर मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूँ, है ना, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको मैं बोलूँगा वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सेम यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ लगा दूँ कि भाई लिमिट लगाओ यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये डेल्टा टी की वैल्यू हमने बहुत छोटी कर दी, उस केस में आप समझ गए होगे अब तक, ये बन जाता है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम कैलकुलस का हमें यहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी डिटेल में समझेंगे किस तरीके से यूज़ करना है। अच्छा, इससे हमें तो वेलोसिटी मिली है, क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड नाम की भी कोई चीज़ होती है? जी हाँ, वो भी एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगी मैग्नीट्यूड में, है ना। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे या तो ये इधर जा रही होगी या इधर जा रही होगी। ऐसा तो होता नहीं है डिस्प्लेसमेंट की तरह झोल हो जाएगी, भाई थोड़ी देर आगे गई और फिर पीछे आ गई, तो हो सकता है मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अरे भाई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या तो आप आगे जा रहे हो या पीछे आ रहे हो, दोनों कैसे कर सकते हो, है ना। दोनों कर लिया यानी आपने डेल्टा टी को ठीक से जीरो पे पहुंचाया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। तो समझते हैं इसमें एक्चुअली हमें करना क्या होता है। मान लो हमारे पास एक तरीके से गाड़ी है और क्वेश्चन में दिया होगा, क्या दिया होगा कि भाई यहाँ पर x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t, या फिर इसी को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज़ गिवन एज 5t³ + 3t²। पहले तो इसका मतलब समझो। इसका मतलब हमें किसी भी टाइम t पर t की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मुझे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, पर यहाँ तो कहीं x लिखा हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक मार्किंग भी होनी चाहिए, जैसे दिस वॉज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब x की जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वही तो यहाँ पर मैं बोल दूँ गाड़ी इस वक्त यहाँ पर थी या फिर यहाँ पर थी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये टाइम की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हमें कभी तो बताना पड़ेगा। ओके, नाउ इज t इज इक्वल टू 0, तो हमें एक क्लॉक भी चाहिए, राइट। क्लॉक की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और यही जो दो चीज़ें होती हैं, ये हो गया हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गई हमारी क्लॉक। क्लॉक और कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों मिलकर के बनता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्लॉक प्लस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी मोशन की स्टडी करने के लिए हमें रेफरेंस फ्रेम की तो ज़रूरत पड़ती है। रेफरेंस फ्रेम के बिना तो क्या मोशन है हमें पता ही नहीं चलेगा ना, घड़ी नहीं है तो देखोगे कैसे, अच्छा वो तेज़ जा रहा है कि इसको जाने में कम समय लगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इस तरीके से बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है, हर एक समय पे मैं बता सकता हूँ भाई ये कहाँ था, है ना। किसी भी टाइम पे ये यहाँ था, कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, कहाँ कहाँ था मैं सब बता सकता हूँ। अगर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे ये भी ज़रूर पता होगा कि यार ये यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुँचा है, या अगर छोटा सा डिस्टेंस ले लूँ तो कितनी सी देर में वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ चुकी है, लेकिन ये फॉर्मूला तो पोजिशन का है। इसको वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें v, वो भी एक फंक्शन होगी टाइम का, अलग अलग समय पर हो सकता है अलग अलग आ जाए, इज इक्वल टू dx/dt, ये इसका मतलब होता है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये एक मैथमेटिकल फंक्शन आ गया, इसको भाई डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन में आपको पता होगा ये आ जाएगा 5t³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t², तो ये हो जाएगा 3t² प्लस 3 इंटू 2t, हाँ 3 इंटू 2t, तो इसकी वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 15t² प्लस 6t। अब इसमें आप लिख सकते हो कि भाई अगर मुझसे x एट t इज इक्वल टू 0 पूछते तो क्या होता, यहाँ पे सारी वैल्यू 0 रखो, उसकी वैल्यू आती 0। x एट t इज इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू क्या आती, यहाँ पे वैल्यू 1 रखो टाइम की, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर, अगर ये सब वैल्यूज़ मीटर में है तो। सिमिलरली हमारे पास वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखो, आ जाती है 0 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वाली वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू 1 रखो, तो 15 + 6 इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। और इसको घुमा करके सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी बता दो फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। कैसे करोगे, हमारे पास 0 पे वेलोसिटी है, 1 पे वेलोसिटी है, दोनों को लेकर के एवरेज कर दूँ, 21 + 0 है, 21 + 0 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना आ जाएगा 10.5 मीटर पर सेकेंड, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो 0 से लेकर के हम 8 तक आए हैं, तो उसकी वैल्यू Δx/Δt हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच में हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो इसके नोट्स ले लो।
मोशन चाहे 1 डायमेंशन में हो या 2 डायमेंशन में, हमें साइन कन्वेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो मैं इसे ऊपर फेंक रहा हूँ, तो मैं बोल दूँगा कि ये ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। कोई बोलेगा नहीं यार ग्रेविटी नीचे लगती है, नीचे वाले को पॉजिटिव माना, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए आप चाहो तो वैसे दोनों तरीके सही है ना, आप एक स्टैंडर्ड बना लो ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक ना हो। तो हम हर तरीके का साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, पर किसी एक पॉइंट को हमें ज़ीरो मानना होगा। यूजुअली जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होते हैं हम उसको ज़ीरो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन साइंस में हम कोशिश करेंगे कि इस साइड को हम पॉजिटिव मानेंगे, राइट साइड को, ये साइड को हम यूजुअली नेगेटिव रखने वाले हैं, और जब हम ऊपर जाएंगे उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और जब हम नीचे आएंगे उसको हम नेगेटिव मानेंगे। इस तरीके का हम अपने लिए साइन कन्वेंशन बना लेते हैं। आप इसका ऑब्वियसली उल्टा कर सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से मान लो हमारे पास कुछ x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है, इधर जा रहा है, यहाँ पर पार्टिकल है, इधर आ रहा है, यहाँ पर पार्टिकल है, इधर जा रहा है, यहाँ पर पार्टिकल है, इधर जा रहा है। हमें x और वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन पता करना है। तो देखो यहाँ पर x इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना, इस तरफ जा रहा है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो x तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, लेकिन ये पीछे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू पॉजिटिव, वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ज़रूरी नहीं है कि x पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो, उल्टा भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर नेगेटिव है ना, x इज इक्वल टू 0 इधर था, इधर नेगेटिव x था, लेकिन वेलोसिटी अभी भी उधर है, तो वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी मत करना। इस पॉइंट के लिए क्या लिख सकता हूँ, x भी नेगेटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी भी नेगेटिव है, x पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। तो आपको साइन कन्वेंशन देखना आना चाहिए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम t। अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखा होगा तो ये भी वेक्टर होगा। हम मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वेक्टर या तो पॉजिटिव साइन होता है या नेगेटिव साइन होता है, प्लस माइनस का ही खेल है, तो यहाँ पे भी मैं वेक्टर वाली चीज़ें हटा देता हूँ। अच्छा, ये बात हो जाएगी हमारी एवरेज। दिस इज एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज किसी इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर होता है। अगर इस टाइम इंटरवल को बहुत ज़्यादा छोटा कर दूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी dv/dt, और ये बन जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज का जो डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो बहुत लोग एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उनको डायरेक्शन समझ में नहीं आता। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे बता दें। हमारे पास मान लो इस तरफ वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करने लगे, है ना, इंक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी इसी दिशा में बढ़ती चली जाएगी, है ना, 5 थी 10 हो जाएगी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी इसी दिशा में है। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन इस बार वो डिक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका भैया एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जब भी हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर स्पीड डेफिनेटली कम होती है, और जब भी स्पीड कम होती है इसके लिए हमारे पास टर्म है, उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोला जाएगा, या फिर बोला जाएगा डीसेलरेशन, DECELERATION, डीसेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन जब मैं लिखता हूँ तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है प्योरली, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने रिटार्डेशन या डिसेलरेशन रख दिया तो भी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देखो अभी नेगेटिव है, लेकिन वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी, है ना। तो यहाँ पर स्पीड डिक्रीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चेंज इन वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी में कुछ चेंजेस होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको साइन कन्वेंशन से आप फेमिलियर हो जाओ। तो हमारे पास मान लो एक केस था जिसमें इस तरफ इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा हुई, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वो हो जाती है फाइनल माइनस इनिशियल।
उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू +3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर दो। अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 है यहाँ पर, है ना, इन 1 सेकेंड, सारे के सारे ऑल केसेस आ रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। तो ये वैल्यू बन जाती है +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या चीज़ है? ये है एक्सेलरेशन। ठीक, तो इतना ही सिंपल होता है। एक और एग्जांपल देखेंगे जल्दी से। हमारे पास इस बार वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड और इन 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। इस बार चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आप, है ना, डिवाइडेड बाय आपको डेल्टा टी भी करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टी की वैल्यू है 1, तो ये वाली वैल्यू थी इस पर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब हमारे पास वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव ही है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी तो पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन कैसे नेगेटिव हो गया? दोनों के साइन अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, यहाँ पे बना भी देते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी इधर थी, एक्सेलरेशन उल्टा हो गया। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तब हमारी स्पीड कम होती है ना। देखो स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पे स्पीड कम हो गई, इसको क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन या डीसेलरेशन। इसको हम फिर से लिख देंगे, दिस इज रिटार्डेशन और डीसेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन और डीसेलरेशन यहाँ पर हो गया। लेकिन रिटार्डेशन का ये मतलब नहीं है कि हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, है ना, ये मतलब मत निकालना। हो सकता है वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, तब भी रिटार्डेशन होगा, डीसेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड इस बार पॉजिटिव है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल था पहले इस तरीके से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, अब इस तरफ उसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, ऐसा सीन होता है। तो अब इस बार वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाएगा? वेलोसिटी में जो चेंज है इस बार फाइनल ये है, इनिशियल ये है। अब देखो हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इस तरफ को हम पॉजिटिव ले रहे थे, हमारे साइन कन्वेंशन में बना भी देता हूँ, ये तो कोई बोलेगा ये था हमारा पॉजिटिव एक्स, ठीक है, ये था हमारा वाई, ये है हमारा नेगेटिव एक्स। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अब यहाँ पे ये फाइनल है, ये भी लिख दो भाई, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, है ना। ये इनिशियल होगी तभी तो इधर आएगा, ऐसे थोड़ी है कि लेफ्ट वाला इनिशियल है ये फाइनल है। ठीक है, इसकी वैल्यू जाएगी डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल यानी कि -5 माइनस इनिशियल यानी -10 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर दूंगा, डेल्टा टी की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू आ जाती है ये देखो हो जाएगा +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि स्पीड पहले ज़्यादा थी, अब स्पीड की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ था, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि ये भी रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव, यहाँ पे देखा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो कभी इस चीज़ को मत लिंक करना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन नहीं है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हमेशा साइन समझने की हम कोशिश करेंगे। मोशन इन 1 डायमेंशन। हमारे पास देखो मोशन को कुछ कैटेगरीज में बांट दिया है, बहुत ही सिंपल है। मोशन को या तो हम यूनिफॉर्म बोलेंगे या फिर नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जो भी है, 0 है तो 0 रहेगी, कुछ 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी। इसका मतलब इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है डेफिनेटली, है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, कैन और कैन नॉट बी 0, बहुत ही सिंपल। फिर होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 ना हो, तो यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके भी अब 2 केसेस हो सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है, ओके, लेकिन वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, वो बदलता ही नहीं है समय के साथ। अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो बाद में भी वही रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है हमारे पास।
और दूसरा केस हो जाएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हमारे पास वो तीन जो मोशन की इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड ऑल, अभी देख लेंगे सारी की सारी, लिख लेंगे, वो आती हैं। और जब वो नहीं होता है तो यहाँ पे कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा सेग्रीगेशन है, और इसी में इसकी जो इक्वेशन बनेंगी एक्चुअली उसमें ए की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये वाली इक्वेशंस आ जाती हैं। तो हम सारे के सारे मोशन जितने भी हमें पढ़ने हैं आप पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जैसा बोला जा रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है। अब इससे हमारे पास तीन फेमस इक्वेशन निकल के आती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, t इज टाइम। दूसरी हमारी पॉपुलर इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर अगेन टी टाइम होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, एस होता है हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना, या फिर डेल्टा एक्स भी आप इसको लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एस। तीसरी हमारे पास जो इक्वेशन होती है, देखो इन दोनों में टाइम का यूज़ हो रहा है, उसमें टाइम को हम एलिमिनेट कर देते हैं इन्हीं दोनों का यूज़ करके। बेसिकली उसको एनर्जी से भी डिराइव किया जा सकता है, लेकिन इक्वेशन कुछ ऐसी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी तीन मेन इक्वेशन है, इनको हम और फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो यहीं पर से आप डिराइव कर सकते हो, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ पर दोनों में ही s पता किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है। इनिशियल स्पीड डालोगे तो ये आएगा, फाइनल डालोगे तो माइनस आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और एक हमारे पास रिलेशन आता है वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, ये भी बड़े काम आने वाला है। एक और इक्वेशन हमारे काम आने वाली है, वो है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस 2n माइनस 1 ए बाय 2। ये क्या चीज़ है? ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो जब भी हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यहाँ पर हमारे पास ये सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक और स्पेशल केस है, जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है, फ्री फॉल जब हो रहा होता है ना, अगर मैं उसको स्टार्टिंग से छोड़ रहा हूँ तो वो नीचे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होता है उसका इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर फेंकूंगा तो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, तो उसको हम स्पेशल केस की तरह ट्रीट करेंगे। पहले इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को लिख लो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes a signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. The velocity with which the middle point of the train passes the signal post है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारे पास ट्रेन का एक सिग्नल यहाँ पर है, ये हमारे पास इस तरीके से एक रेलवे का ट्रैक है। जिस वक्त ट्रेन की स्टार्टिंग, ये बेसिकली हमारे पास इंजन है, जब ये यहाँ से निकला था तो उसकी स्पीड थी u, और फिर थोड़ी देर बाद जब पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ से इधर निकली है तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी है एक्चुअली v, है ना, क्योंकि पीछे वाले डब्बे की वेलोसिटी अगर इधर v है तो इसकी भी तो इधर v होगी। ट्रेन लंबी या छोटी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जिस वक्त हमारी ट्रेन कुछ ऐसी रही होगी, है ना, मिड पॉइंट पे रही होगी, उस वक्त इसकी स्पीड, जिसको मैं v मिड बोल देता हूँ, vm, उसकी वैल्यू क्या रही होगी? उसकी वैल्यू क्लियरली v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगी, या होगी, मुझे नहीं पता। कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को? देखो यूनिफॉर्म मोशन है यहाँ पर और टाइम का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली हमें डिस्टेंस में खेलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर इसकी लेंथ है ट्रेन की l, यहाँ भी है l, यहाँ भी है l। यहाँ पर देखो u से स्टार्ट हुआ था और जब वो l डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है तो उसकी स्पीड बढ़ के v हो जाती है। तो जब l/2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड बढ़कर कितनी हुई होगी? तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन लगने वाली है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन का यूज़ करना है। 2 बार इक्वेशन लगेगी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं।
पहले हम लगाएंगे इक्वेशन जब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक चला गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है एल। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है ना, दोनों का साइन सेम रहने वाला है। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, इसको मैं लिख देता हूँ आपकी बार एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर वी एम का स्क्वायर है ना, जब वो सिर्फ आधा निकला होगा तो उस वक्त वी एम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एल बाई 2 है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन से हमें वी एम की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे? देखो, यहाँ पहली इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2l, और यही एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो तो इसकी वैल्यू जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2l/2 था ना, ये l/2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2l। यहाँ पर l से l कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये वाली वैल्यू देखो क्या आ रही है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 विच विल बी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 है ना। यहाँ पर इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास वी एम की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको स्मार्ट गैसिंग करनी है तो मान लो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती तो उस केस में u की वैल्यू, v की वैल्यू सब सेम आ जाता है ना, और vm की वैल्यू भी उतनी आ जाती। तो अगर ये ऑप्शन भी उस केस में सही आ जाता, ये वाला ऑप्शन तो हमारा फिर नहीं ही होता, ये वाला ऑप्शन भी सही आ जाता, ये ऑप्शन भी नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें वैल्यू 0 आ जा रही है। अब इन दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है ये तो जल्दी पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उससे अच्छा है फिर इस तरीके से सॉल्व भी कर लो। हर जगह स्मार्ट गैसिंग काम नहीं करती है। आगे चलते हैं। The velocity of a bullet becomes 1/3 after it penetrates 8 centimeter in a wooden block, assuming that the bullet is facing a constant resistance during its motion, यानी कि उसका acceleration हमें constant मानना है। In the block, the bullet stops completely after traveling x plus 8 centimeter inside the block. The value of x is, तो देखो इसमें होगा क्या, हमारे पास इस तरीके से एक ब्लॉक होगा और यहाँ से बुलेट इसके अंदर आई है, 8 सेंटीमीटर आई है, यहाँ पर आते आते उसकी स्पीड हो जाती है u डिवाइडेड बाई 3। अगर यहाँ पर उसकी स्पीड थी u, फिर यहाँ से और वो x सेंटीमीटर आती है और यहाँ पर उसकी स्पीड कम्प्लीटली 0 हो जाती है। अगेन यहाँ पर टाइम का कोई खेल नहीं है, तो हमें जो इक्वेशन लगानी है वो कौन सी लगानी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली उल्टी दिशा में होगा u के, है ना, तभी वो रुक रही है, नहीं तो वो रुकती नहीं। तो इसमें आपको 2 बार इक्वेशन लगानी है, एक बार इतने डिस्टेंस के लिए लगाओ, दूसरी बार इतने डिस्टेंस के लिए लगाओ, और फिर इसमें से बताओ कौन सा वाला ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे हम, जब हमने 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हम क्या लिख देंगे, u/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होगी अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। डिस्टेंस कितना चले हम, 8, है ना। अब यहाँ पे सेंटीमीटर को क्या मुझे मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। अभी आप देखोगे, करना है तो कर लो, लेकिन वो सब कैंसिल आउट हो जाने वाला है। बट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लगेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उस बार तो वेलोसिटी पूरी 0 हो जाती है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 8 प्लस x, है ना, 8 प्लस x। दिस इज ऑप्शन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यू स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ, यू स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ और इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट जाएगा और जो भी यूनिट कन्वर्जन के फैक्टर थे वो भी कटा जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाता है यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 9, ये इधर आएगा तो माइनस का यू स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8/9 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 8। और ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाती है माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 8 प्लस x। अब ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 2, बेसिकली मॉडिफाइड कर दो आप
1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है 8 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 8/8 प्लस एक्स। और सीधे सीधे यहाँ से हमें दिख रहा है x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। मान लो एक कार है जो इस तरीके से जा रही है, उसकी इनिशियल स्पीड है u। सामने एक इंसान आकर के खड़ा हो गया, बूम, या तो गाय भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जानवर हो सकता है कोई, और ये आकर के खड़ा हो गया, तो क्या ये करेगा, है ना। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हमें दोनों समझनी ज़रूरी है। मान लो ये था हमारा डिस्टेंस जब उसने उसे देखा। अब सामने देखा, फिर प्रोसेस करेगा और सोचेगा कि यार मुझे ब्रेक लगाने चाहिए, फिर वो अपने दिमाग से कंट्रोल देगा कि भाई ब्रेक लगा दो, और फिर कुछ देर में ब्रेक का पेडल दबेगा। तो जब ब्रेक एंगेज होंगे तब तक वो रिएक्ट ही कर रहा है सिचुएशन को देख करके, है ना। तो उसको बोला जाएगा रिएक्शन टाइम। और जितनी देर तक वो रिएक्ट कर रहा है उतनी देर तक हमारी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से आगे जाती रहेगी। ये है हमारा रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में जितना डिस्टेंस चलेगा उसे रिएक्शन डिस्टेंस बोलते हैं हम, है ना। अब रिएक्शन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? इस रिएक्शन डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, देखो अभी स्पीड इतनी थी और यहाँ से यहाँ तक तो ब्रेक वो लगा ही नहीं पाया, वो रिएक्ट ही कर रहा था। तो यहाँ तक तो हम इसी स्पीड से मूव करेंगे। कितनी देर के लिए मूव किए वो है हमारा टाइम। तो इसकी डिस्टेंस की वैल्यू जाती है u इंटू टी रिएक्शन, है ना। ये हो गया रिएक्शन डिस्टेंस। बहुत ही सिंपल है। फिर हमने यहाँ पर आकर के ब्रेक लगा दिए, इस पॉइंट पर लग जाते हैं ब्रेक्स। यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाइड। अब हम मान के चलते हैं ब्रेक हमारे लिए पीछे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है ना। तो अब हमारे पास पीछे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पर स्पीड कितनी होगी? देखो यहाँ से यहाँ तक ब्रेक तो लगे ही नहीं थे, तो जितनी स्पीड यहाँ थी उतने से ही चल रहा था, मान के चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली चल रहा था वो। तो ये भी हो जाएगा हमारा u। और फाइनली अब ब्रेक लगे हैं तो धीरे 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 जा करके वो यहाँ पर रुक जाएगा, किसी डिस्टेंस पर जा करके वो रुक जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर स्पेशल बात क्या होगी, यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो चुकी है। और अब ये जो डिस्टेंस है ये इस कार और उसके ब्रेक और इनिशियल स्पीड के हिसाब से डिसाइड होगा कि कितनी दूर जाकर के गाड़ी रुकी है। तो ये रुकने का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस स्टॉपिंग डिस्टेंस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे सवाल क्यों पूछे जाते हैं? देखो इसकी एक खास बात हो गई, यहाँ पे हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, पहले तो डिस्टेंस की बात करें, हमें समय का भी लेना देना नहीं। ये नहीं पूछा जा रहा है कि भाई स्टॉपिंग टाइम कितना है, उस पर वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, हमारे काम की इक्वेशन यहाँ पर जाती है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनली हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है 0। इनिशियल स्पीड हमें दी जाएगी और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है s, उसकी वैल्यू आने वाली है -u²/2a। आप बोलोगे ये स्टॉपिंग डिस्टेंस नेगेटिव कैसे आ गया? तो देखो भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है ना, देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड में, और ये u² तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये अपने आप फिर इस दिशा में पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पर हमारे काम की चीज़ आती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये काम की चीज़ है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अ कार इज मूविंग with a speed of 150 km per hour and after applying the brakes it moves 27 meter before coming to total rest। ठीक है। If the same car is moving with 1/3 of its original speed on applying brakes it will stop after traveling कितनी देर बाद? तो हमें पता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as होता है। वेलोसिटी फाइनली 0 होने वाली है, हमारे पास s की वैल्यू आ जाती है -u²/2a, या फिर मैं लिख सकता हूँ s इज प्रोपोर्शनल टू u², या फिर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसको, s2/s1 विल बी इक्वल टू u2/u1 का स्क्वायर। पूरा तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, फिर भी देखना बहुत सारे लोग गलती कर देंगे इसमें। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं। हमारे पास s2/s1 की वैल्यू जाने वाली है। इस बार हमारी जो इनिशियल स्पीड है वो 150 की 1/3 है ना,
नीचे जो भी थी वही रख देता हूँ, मेरे को 150 भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 1/9। तो S2 की वैल्यू आ जाती है S1 इंटू 1/9। S1 की वैल्यू कितनी थी, 27 मीटर तक चलती थी, मल्टीप्लाइड बाय 1/9, ये कट जाता है 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक बहुत ही स्पेशल केस है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं इसको फेंक देता हूँ तो वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसका स्पेशल केस ले रहे हैं जब हम उसको सिर्फ ऊपर या नीचे इस तरीके से वेलोसिटी देके छोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती है। और अभी भी हाँ, हम उसका एक स्पेशल केस देखेंगे जब हमने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, तो यहाँ पर से बस उसको छोड़ दिया गया है। तो इस केस को हम बोलेंगे दिस इज फ्री फॉल, और u की वैल्यू हमने ले ली है 0। अच्छा, यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या लिया जाए? देखो हमें पता है पहले तो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू होती है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, किसी भी चीज़ को छोड़ दो तो नीचे एक्सेलरेट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है, कभी कैलकुलेशन आसान करनी है क्वेश्चन में दिया गया है तो। ऑलराइट, इसको रिलीज कर दिया गया है ना, रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, हाइट भी ले लेते हैं हम h। ऑलराइट, तो h कौन सा वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, h जो डिस्टेंस है दिस इज h। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं, जैसे जिस वक्त ये नीचे टकराई उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, या फिर यहाँ से नीचे आने में इसको टाइम कितना लगेगा। और यहाँ पर क्योंकि ये मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वो जो 3 मेन इक्वेशन थी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहली है हमारी इक्वेशन, लिखेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ पर फाइनली तो वेलोसिटी हमें नहीं पता, 0 नहीं है, लेकिन इस बार इनिशियल वेलोसिटी वहाँ से बस छोड़ा ही है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे u इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पर v की वैल्यू आती है √2, एक्सेलरेशन कितना है g के बराबर, इसी को क्या लिखा जाता है, दिस इज ऑल्सो g, है ना g। और डिस्प्लेसमेंट कितना है h के बराबर, तो यह आ जाता है √2gh। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा भाई हमने साइन कन्वेंशन तो लिया था, ऊपर की तरफ पॉजिटिव था, है ना, नीचे की तरफ नेगेटिव था, ऐसा हम यूजुअली लेते हैं। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो ये जी की वैल्यू तो नेगेटिव है, अंडर रूट के अंदर क्या नेगेटिव चीज़ आ गई, तो ये कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो जी भले ही नेगेटिव है, यहाँ पे एच की वैल्यू भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन था, जो भी डायरेक्शन लेना है, इसको ये एक्स बोल दो भले। तो अगर ये पॉजिटिव था, बॉल यहाँ से ऊपर जाती तो इसका डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होता। अभी बॉल नीचे आई है, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो ये चीज़ अपने आप पॉजिटिव आने वाली है। खैर हमें तो न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, इस तरीके से निकाल सकते हो, इसे याद रखना। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये यहाँ से नीचे आई तो उसको समय कितना लगा, तो वो समय भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे भाई, वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इनिशियली स्पीड हमारी थी 0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टाइम कितना लगने वाला है, t की वैल्यू आ जाती है 2h/g इसका अंडर रूट, है ना। s की जगह आप h रख दो, a की जगह g रख दो, तो ये आप फॉर्मूला बना सकते हो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीसरी चीज़ जो हमसे पूछी जा सकती है कि भाई किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी है, तो कैसे पता करोगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली स्पीड 0 है तो ये 0 आ जाता है, किसी भी टाइम t पर, अच्छा एक्सेलरेशन कितना है g, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है v इज इक्वल टू जी टी। अब आपने ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो g की वैल्यू अपने आप नेगेटिव है, तो ये वेलोसिटी भी अपने आप देखो नेगेटिव में ही रहने वाली है, तो साइन का आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझसे पूछा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 कितनी है, t इज इक्वल टू 0 पे तो उसे छोड़ा ही है, उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रख दो वैल्यू 1, तो वो हो जाएगी वैल्यू g अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसको मैं बोल सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट 3 सेकेंड ही पूछेंगे तो वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो ये भी देखने वाली चीज़ है कि 10-10 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड में स्पीड बढ़ रही है।
ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अ बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर। वैसे तो इस तरीके के सवालों में इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता उसका मास कितना है, हम तो मान के चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जी, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, पर फिर भी दिया हुआ है तो ठीक है। उसको 15 मीटर की हाइट से छोड़ा गया है ना, तो यहाँ पे यू की वैल्यू 0 है, ये भी लिख लो भाई, यू की वैल्यू 0 थी। ऑलराइट, द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने क्या देखा था अभी, वेलोसिटी इज इक्वल टू जी टी के बराबर होती है, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड बराबर करना है तो एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड कर दो, तो दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली बराबर आ जाएगी। क्या हमसे समय पूछा था? नहीं, उन्होंने पूछा था हमसे वो हाइट बताओ कितनी है। तो हाइट के लिए हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू तो 0 दी हुई है, इनिशियली 0 से छोड़ा था उसे, तो एस की वैल्यू आ जाती है हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू जी टी स्क्वायर। अब देखो सिंपल सा हो गया है, मैंने फिर भी काफ़ी सॉल्व करी, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसे गलत करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आपका आंसर 5 आया है? तो वो गलत है। कैसे? देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होती है हाफ, जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है और समय की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो 5 मीटर आती है। तो आप इसको मार्क कर दो और यहीं हो जाएगी गलती। अब समझो ये है क्या चीज़, ये वो डिस्टेंस है जो बॉल ने ट्रैवल किया है 1 सेकेंड में। तो बॉल ने कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ 5 मीटर। सवाल में ये थोड़ी पूछा था, उसने पूछा था कि हाइट कितनी है। अब भाई ये टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 15 मीटर, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, जो हमारा आंसर है, एक्चुअली ये वाली डिस्टेंस होती है सिर्फ 10 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जल्दी से 5 आया, 5 को मार्क मत कर दो, देखो थोड़ा क्वेश्चन ने पूछा क्या है। एक और बहुत अच्छा सवाल, अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक फ्रॉम हाइट 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल। द बॉल हिट्स वाटर विद वेलोसिटी v एंड देन सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द लेक विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसको जो भी विस्कोसिटी वगैरह लगती है उसके कारण उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, लेकिन उसकी जो भी वेलोसिटी थी यहाँ से यहाँ तक आएगी तो कुछ वेलोसिटी बढ़ जाएगी इसकी। चलो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। u इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, जिस वक्त बॉल यहाँ पे आएगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी। कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो, हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पर जी, इस मोशन के लिए, है ना। लेकिन इसके आगे का जो मोशन है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो इस पे बेस्ड आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको इसको। तो मैं चाहता हूँ आप इसको सॉल्व ज़रूर करो। और एक आपको हिंट दे दूँ, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हमसे बताया गया है ना। तो ये समय आपको पता करना होगा, उसके बाद आपको ये वाली हाइट निकालनी है। इसको आप डेप्थ d अगर बोल देते हो, दिस इज d, तो ये d की वैल्यू कितनी है। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमें यहाँ पर ये वेलोसिटी कितनी है वो पता होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा ये मोशन उस वेलोसिटी से हुआ है। वेलोसिटी की वैल्यू होती है √2gh। जी की वैल्यू हमें पता है 2 × 9.8, एच की वैल्यू है 4.9। ये वाला डिस्टेंस कितना है, हमें 4.9 मीटर दिया गया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आप देखोगे कि ये 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगेन 9.8 हो जाता है ना। तो ये एक्चुअली 9.8 का स्क्वायर है अंदर, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई जिससे ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, डेप्थ आ जाएगी। टाइम कितना है, 4 सेकेंड। लेकिन ये 4 सेकेंड जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टाइम है। यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगा होगा, उसके बाद बचा हुआ समय ही इतनी देर चला है ये। तो ये पता हम कर सकते हैं। अगेन आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप जल्दी जल्दी ये चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। हमारे पास टाइम टेकन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2h/g। वैल्यूज़ रखो यहाँ पर, √2h की वैल्यू है 4.9 और यहाँ पर आ जाएगा 9.8। ये वैल्यू देखो आप पूरी कट जाएगी, हो जाता है 1 सेकेंड लगा। तो ये था हमारा t इज़ इक्वल टू 0 यहाँ था, यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लग गया। तो इस पॉइंट पे दिस इज एक्चुअली t इज इक्वल टू 1 सेकेंड।
तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम है, कितना समय यहाँ पे चलने के लिए मिल रहा है, 3 सेकंड। टोटल था 4, ये टाइम है 3। तो हमारे पास जो डेप्थ d हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी जिस इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3 × 9.8 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 से थोड़ी छोटा वाला वैल्यू कौन सी है 29.4। इस तरीके से हमें ये मार्क करना था। बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल ये सवाल था। A parade is going at a uniform speed of 9 km per hour under a mango tree on which a monkey is sitting at a height of 19.6 मीटर। ये नंबर देख के ही पता चल रहा है जी की डबल द वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पेड़ है और उस पर एक बंदर बैठा हुआ है। ये जो हाइट है ये है 19.6 मीटर। ऑलराइट, एट एनी इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप्स अ मैंगो, यहाँ से उसने मैंगो छोड़ दिया। ओके, अ पर्सन विल रिसीव द मैंगो हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द टाइम ऑफ ड्रॉप इज। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो आदमी इधर चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो जो इस तरफ चल रहा है और यहाँ से उसने जब छोड़ा है तो ये आने में जितना समय लगेगा उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ आने में लगना चाहिए। इस चीज़ का हमें यूज़ करना है। तो पहले आपको यहाँ से टाइम पता करना है, गिरने में समय कितना लगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है स्पीड से, तो पता चलेगा यहाँ से कितना दूर वाला जो इंसान था उसको वो आम उसके सर पे गिरेगा या वो कैच करके खा लेगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपका आंसर है 18 तो वो गलत आंसर है। इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे गिरने में समय कितना लगा। देखो टाइम होता है √2h/g। फॉर्मूले में वैल्यू रखो 2 × हाइट कितनी है 19.6 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू होती है 9.8। देख के मुझे पता चल रहा है ये 2 से जाएगा तो ये √4 आ जाता है विच इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ आम को गिरने में लगता है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये आदमी इधर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो हमारे पास जो s की वैल्यू जाती है वो होती है 2 × 9 और यहाँ से आंसर आता है 18 और यही है गलत। क्यों? क्योंकि ये सब कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में हो रही थी। ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको पहले कन्वर्ट करो। तो हमारे पास 9 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कैसे करते हैं 9 × 10 डिवाइडेड बाई 36। कहाँ से आए फैक्टर? देखो किलोमीटर को आप लिख दो 1000 मीटर, आर को आप लिख दो 60 × 60 सेकेंड। तो ये 0 से 0 कट गया और ये आ जाता है हमारे पास 10/36। ये एक फैक्टर है ना। तो 10/36 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ से इसकी जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख सकता हूँ। अगर ये है डिस्टेंस d, तो d इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेकेंड विच इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 5 मीटर। बहुत ही अच्छा ये भी सवाल था। एक और बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए आ गया। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लैनेट। तो अब यहाँ पे अर्थ की बात नहीं हो रही है, प्लैनेट पे चले गए हम किसी पे, वहाँ पे टावर वावर भी बना लिया, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है जी की वैल्यू वहाँ पर अलग होगी। इन द लास्ट हाफ सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सर्फेस ऑफ दैट प्लैनेट। तो बेसिकली हमसे वहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए विजुलाइज कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ से इस तरीके से 100 मीटर की डिस्टेंस थी। लास्ट के हाफ सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 19 मीटर। तो उसने ये डिस्टेंस कितने में ट्रैवल किया होगा? यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा है। ये डिस्टेंस पहले तो हो जाता है 81 मीटर। तो यहाँ पर हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे? देखो हमें ये नहीं पता यहाँ पे टाइम t कितना लगा है, लेकिन ये पता है इसमें लगा है 0.5 सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूँ ऊपर से नीचे आने में मुझे लगा होगा टोटल t + 0.5 सेकेंड, है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे पता करना है ना, उस प्लैनेट पे, वो उसकी वैल्यू तो है नहीं, लेकिन मेरे पास इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि समय की बात हो रही है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से अगेन हमने उसको फ्री फॉल कराया था, छोड़ दिया था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर पता करना है। ये इक्वेशन 2 बार लगेगी, एक बार लगेगी इतने डिस्टेंस में, दूसरी बार लगेगी इतने डिस्टेंस में, और उन दोनों से 2 इक्वेशन मिलने वाली हैं। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व ज़रूर करना। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले मैं लिखूंगा इस वाले पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से नीचे तक गिर गया 81, समय लगा है t, है ना, तो मैं लिख दूंगा 81 इज इक्वल टू a/2 टी स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लिखूँ। अब की बार हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है 100 इज इक्वल टू a/2, समय कितना लगा है इस बार, t प्लस 0.5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से मुझे t तो एक्चुअली पूछा नहीं है, मुझे एक्सेलरेशन पता करना है, लेकिन वह मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता। यहाँ पर मैं कर दूंगा 2 डिवाइडेड बाय 1, है ना। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो आप देखोगे ये a/2 और a/2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आता है मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 81, राइट हैंड साइड पे आता है t प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय t, इसका होल स्क्वायर। अगेन क्लियरली दिख रहा है, अब यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट इस तरीके से ले लोगे तो मुझे मिल जाता है 10 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू t प्लस 0.5 अपॉन t। यहाँ से क्या हम t की वैल्यू पता कर सकते हैं? यहाँ से मैं लिख दूंगा 10t इज इक्वल टू 9t प्लस 4.5, और यहाँ से इस तरीके से कट जाता है, बचता है हमारे पास सिर्फ t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड। तो क्या हमसे t पूछा था? नहीं, हमसे पूछा था एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। अब आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ये वाली वैल्यू रख दोगे, है ना, तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को, सिंपल तो यही वाला दिख रहा है, इसमें रख देता हूँ, तो यह आ जाता है मेरे पास 81 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4.5 का स्क्वायर। ये टी स्क्वायर है ना, दूसरी तरफ तो जाएगा, तो टी को मैं 9/2 लिख दूँ, अगर इसी को इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये 9 स्क्वायर से 9 स्क्वायर इस तरीके से कट जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है, ऊपर चला जाएगा 4 आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये भी सवाल था, है ना। तो पहले हमें ये इक्वेशन, पहले तो आप देखो समझो कौन सी इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। यहाँ पर समय का जिक्र है, डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ वेलोसिटीज़ का जिक्र होता, डिस्टेंस का नहीं होता, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइप की चीज़ आपको करनी पड़ती, और समय का जिक्र ही नहीं होता तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as टाइप की इक्वेशन आपको यूज़ करनी होती है। A ball is released from a height h. If t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2. तो हमारे पास एक बॉल है जिसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया है ना, h हाइट पर वो नीचे आती है, और मैं बोला है कि उसका जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में वो t1 टाइम लेती है, और जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में वो t2 टाइम लेती है। तो हमें t1 और t2 के बीच में कुछ रिलेशन निकालना है। किस तरीके से निकालोगे? यहाँ पर डिस्टेंस की बात है और समय की बात है, और हमारे पास जो इक्वेशन हमें यूज़ करनी होगी इस बार, वो करनी होगी कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर इनिशियली हमें पता है यू की वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप इक्वेशन कैसे लगाओगे? देखो यहाँ पर ट्रिक क्या है, अगर आप t1 के लिए लिखोगे ना मोशन, तो ये इक्वेशन कब वैलिड है, ये सिंप्लीफिकेशन हम तब कर सकते हैं जब u की वैल्यू 0 है। यहाँ से यहाँ तक मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं इक्वेशन नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इस वक्त इसकी कुछ स्पीड है, इस वक्त इनिशियल स्पीड इसकी 0 नहीं है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं यहाँ से ही यहाँ तक भी लगा सकता हूँ। तो आपको पहली बार ये इक्वेशन लगानी है इतने डिस्टेंस में t1 में, दूसरी बार यही इक्वेशन लगानी है t1 प्लस t2 में, फिर आपके पास कुछ रिलेशन आ जाएगा, उससे आपको इनमें से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है ये, इसीलिए तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो।
सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो अगर ये डिस्टेंस है हमारा x तो ये डिस्टेंस भी है हमारा x। पहले मैं इतने डिस्टेंस के लिए इक्वेशन लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाता है x इज इक्वल टू हाफ जी t1 का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार मैं इक्वेशन लगाऊँ यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा 2x इज इक्वल टू हाफ जी, समय कितना लगा इस बार t1 प्लस t2, टोटल टाइम लगा है t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व क्या करना है हमें, t1 और t2 में रिलेशन निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखो x भी कट जाएगा, g भी कट जाएगा, सिर्फ t1 और t2 की एक इक्वेशन बचेगी। हमें वही तो पता करना है। तो यहाँ से देखो मेरे पास आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है इधर 2 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर। यहाँ से इस t1 के स्क्वायर को आप दूसरी तरफ ले जाओ, दोनों तरफ अंडर रूट कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है √2 टाइम्स t1 इज इक्वल टू t1 प्लस t2, है ना। ये इधर जाएगा, t1 का स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो 2 का तो √2 हो जाएगा, t1 के स्क्वायर का सिर्फ t1 बचता है, इधर इसका होल स्क्वायर था तो सिर्फ यही चीज़ बचती है। अगेन ये t1 इस तरफ आएगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है t2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 टाइम्स t1। t2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 टाइम्स t1। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था और इस पे बेस्ड हम एक जनरल रूल भी डिराइव कर सकते हैं। वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझो। मान लो हमारे पास यहाँ से इस तरीके से एक बॉल को गिरा दिया और हम मोशन जो उसने किया है उसको इक्वल डिस्टेंसेस में ब्रेक कर दूँ मैं इस तरीके से, है ना। ये भी डिस्टेंस x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। आगे यहाँ से यहाँ आने में मान लो उसको टाइम लगता है t1, यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम लगता है t2, यहाँ से यहाँ आने में लगता है टाइम t3 एंड यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगता है t4 एंड सो ऑन। इस तरीके से अलग अलग जगह तक जाने के टाइम आप देख सकते हो, nx तक देख सकते हो, tn आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो हमारे पास इनिशियल स्पीड तो ज़ीरो है, ये वैल्यू तो ज़ीरो होनी है, और s की वैल्यू आ जाती है हाफ g टी स्क्वायर। या मैं लिख सकता हूँ s इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ t इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ s। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। देखो हमें यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है उसको मैं बोल दूँ अगर ये था हमारे पास टोटल कैपिटल T टाइम, तो ये वाला जो टाइम T होगा ना वो क्योंकि डिस्टेंस डबल है तो वो उसका √2 टाइम्स होगा, और √2 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली ये वाली वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स t। सिमिलरली अगर मुझसे ये वाला टाइम कोई पूछ ले और ये वाला टाइम मुझे पता है कि x डिस्टेंस में इतना टाइम लगा था तो 3x में कितना टाइम लगेगा, वो वाला टाइम हो जाएगा √3 टाइम्स t। या फिर हमसे इस तरीके से पूछ ले यहाँ तक का, तो ये वाला हो जाएगा √4 टाइम्स t। अब आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, उससे पूछे कि भाई अगर ये वाला टाइम है और इसका टाइम का इन दोनों का रेशियो बताओ क्या है, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा √4t माइनस √3t डिवाइडेड बाई t, है ना। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमसे पूछे मान लो कोई t4 डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू क्या है, पूछ सकते हैं डायरेक्टली, राइट। तो t4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर √4t माइनस √3t डिवाइडेड बाई t1 की वैल्यू है t। यहाँ से सारे के सारे कट जाएंगे, वैल्यू आ जाती है √4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1। तो इस तरीके से हमसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। अच्छा हमने अभी देख लिया कि सेम x रहता है तो क्या होता है, अगर सेम टाइम इंटरवल्स होते तो क्या होता, उस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसको देखते हैं, पहले ये नोट्स ले लो। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, इसका डेरिवेशन तो क्या ही करेंगे, लेकिन इसको गैलीलियो का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली पता करी थी। उस वक्त ये कैलकुलस वगैरह ये सब चीज़ें थी नहीं, है ना। गैलीलियो के बाद तो न्यूटन आए थे, न्यूटन ने कैलकुलस बनाई थी, तो गैलीलियो के पास कैलकुलस नहीं थी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड उन्होंने चीज़ें करी थी, तो उनका नाम यहाँ पर है। अच्छा आज हम जानते हैं कि हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। इनिशियली हमारे पास अगर किसी चीज़ को ज़ीरो से छोड़ा रेस्ट से, तो u की वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाता है। ऑलराइट, अब मान लो मेरे पास यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है,
पहले टाइम, किसी भी टाइम टी इंटरवल में उसने मान लो डिस्टेंस ट्रैवल किया है x। अगर मैं पूछूं कि 2t टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, पहले तो बताओ, ये t में इतना चलेगी तो क्या 2t में उसका डबल ही चलेगी? नहीं, अब इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो ये एक्चुअली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ये टाइम है टोटल 2t, इसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, है ना, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये x था तो वो 4x हो जाएगा, है ना, ये हो जाता है हमारे पास 4x। सिमिलरली अगर मुझसे कोई पूछे कि 3t में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है तो उसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर, ये आ जाती है 9x। 9x तक वो पहुँच गया। अब गैलीलियो ने बहुत ही काम की चीज़ करी, उन्होंने क्या किया, इन सब के डिफरेंस ले लिए। तो आप ये देखो यहाँ पर डिफरेंसेस अगर मैं देखूँ, ये वाला डिस्टेंस था हमारे पास x, है ना, उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाता है 4x माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 3x। और ये वाला डिस्टेंस देखो, टोटल था हमारे पास 9x, 9x में से ये 4x हटा दोगे तो ये बचता है सिर्फ 5x। तो आप एक लॉ देख रहे हो यहाँ पर, x था, फिर 3x था, फिर 5x था, ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। आगे वाला, इसके आगे का आप देखोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो 1 3 5, नेक्स्ट होगा 7, है ना। तो इसके आगे अगले 1 सेकंड में वो, या अगले t इंटरवल में वो 7x का डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने मान लिया था कि हमारे पास u की वैल्यू, इनिशियली स्पीड की वैल्यू 0 है। अगर वैसा ना हो तो भी कुछ ऑड नंबर टाइप की ऐसी कोई चीज़ फॉलो होती है, और मैं उसका फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1 a/2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले का स्पेशल केस है, देखो u की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये वैल्यू आ जाती है। ये क्या है, ऑड नंबर्स का ही तो फॉर्मूला बन गया है ना। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स कुछ नहीं है, बस इसी का एक स्पेशल केस है। और एक चीज़, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़रूरी नहीं है वो g के बराबर हो, कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे ये लॉ काम करता है। तो इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोट्स ले लो, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meter in t seconds, the distance traveled by the toy in the next t seconds will be। बहुत ही आसान सा सवाल है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है। तो इसमें देखो क्या होगा, हमारे पास कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। इस बार वो लीनियरली यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है। पहले टी सेकंड में उसने कुछ डिस्टेंस एक्स ट्रैवल कर लिया, अगले टी सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, उसकी वैल्यू आ जाती है 3x। आप सॉल्व करने जाते हैं तो पहले टी के लिए निकालते हैं, फिर 2t के लिए निकालते हैं तो पता चलता है वो 4x होता है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो 3x वैल्यू आती। तो डायरेक्टली यूज़ कर लो ना, 3x आने वाला है। x की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें, ये दिया हुआ था 10 मीटर, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 30 मीटर। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर के डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया घुमा फिरा करके। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए शावर ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। द ड्रॉप्स फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम। When first drop strikes the floor, at that instant the third drop begins to fall. Locate the position of the second drop from the floor when the first drop strikes the floor. हो मुझे क्वेश्चन में बहुत ऐसा लैंग्वेज पड़ी होगी, लेकिन इसका मतलब समझो। पहली बात तो इसमें एक गलती दिख गई मुझे कि नोजल ऑफ शार से जब पानी निकलता है तो उसकी स्पीड 0 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। पर हम मान के चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई और वैल्यू दी भी नहीं है, तो u इज़ इक्वल टू 0 है। रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसमें से बूंदे टपकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक सेकंड पे टपक रही, लेकिन क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो आप मान भी सकते हो कि एक एक सेकंड में टपक रही। अभी मैं नहीं मानूंगा, आपको मानना है तो मान लो, ठीक है। हमें क्या बोला है कि जब थर्ड ड्रॉप गिरना शुरू होती है उस वक्त पहली ड्रॉप नीचे आ जाती है। तो पहली ड्रॉप यहाँ पे आ चुकी होगी, दूसरी ड्रॉप बीच में कहीं पे यहाँ पर होगी। तो अब इसमें गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर कैसे लगेगा, वीडियो को पॉज करो, सोचो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, बूंद हर इक्वल टाइम इंटरवल में टपक रही है ना।
तो ये वाला जो टाइम इंटरवल है टी, वही टाइम इंटरवल ये वाला भी होगा। कैसे? किन्हीं भी दो बूंदों के बीच में जो टाइम लग रहा है निकलने के लिए वो तो टाइम सेम है ना। तो इस बूंद को आप ऐसे ही मान सकते हो, मान लो एक ही ड्रॉप चली होती तो उसने पहले सेकंड में पहले टी इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वर्सेस दूसरे टी इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप इस तरीके से भी इस चीज़ को देख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर ये अगर मुझे बता दिया जाए कि ये दोनों टाइम इंटरवल सेम है और ये एक्स इंटरवल है तो ये हो जाता है 3x। ये हमें गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर से क्लियरली पता चल जाता है ना, 3x। और अगर मान लो एक और बूंद डाल देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो नेक्स्ट कितना होता है हमारा 5x। ऑड नंबर्स के मल्टीपल्स आते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4x इज इक्वल टू h। क्यों? ये टोटल हाइट h इज इक्वल टू x प्लस 3x। अच्छा, h की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9.8 मीटर है ना, इज इक्वल टू 9.8 मीटर। x की वैल्यू कितनी आती है? 9.8 डिवाइडेड बाय 4। हमसे सवाल क्या पूछा गया है? लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर। तो हमें यहाँ से बताना है विच इज़ इक्वल टू 3x। हमारा आंसर x नहीं है, आंसर इज 3x विच इज़ इक्वल टू 3/4 इंटू 9.8। ये अप्रॉक्सीमेटली 7.5 समथिंग समथिंग कुछ होगी। 7.35 इज़ द करेक्ट आंसर। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स की बहुत एप्लीकेशंस होती हैं। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो अभी देखो ये यहाँ से इस तरीके से नीचे सरक रहा है। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम टी इज इक्वल टू n-1 टू टी इज इक्वल टू n सेकेंड। बेसिकली एस एन इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड। तो इसका तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। अच्छा, अब हमसे पूछा एस एन अपॉन एस एन प्लस वन, उसकी वैल्यू क्या होगी? एस एन अपॉन एस एन प्लस वन। डायरेक्टली फॉर्मूला आप लगा दोगे तो यहाँ पर वो वैल्यू आती है 2n-1 इंटू जी बाई टू डिवाइडेड बाय, अगेन फॉर्मूले में 2n-1 आएगा, लेकिन अब की बार n की वैल्यू खुद बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू एन प्लस वन हो गया है, वो n से बढ़ कर -1 एज इट इज़ जी बाई टू, है ना। हमें n की जगह अब n+1 रखना पड़ गया। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये इस तरीके से कट जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2n-1 और नीचे भी आ जाता है 2n+1। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे इसको सॉल्व करने का और एक तरीका हो सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि n+1 सेकंड में आप n सेकंड में जितना चल रहे हो उससे तो ज़्यादा ही चलोगे, क्योंकि स्पीड नीचे आते आते बढ़ ही रही है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली 1 से छोटी आने वाली है ना, 1 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 1 से छोटा है, बाकी सब में वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट गैसिंग यहाँ पे कर सकते थे। कुछ लोगों को लगेगा कि ये गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर क्यों है? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका जो भी एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा होता है, और वो भी सीधे सीधे आप गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर फॉलो करेगा, क्योंकि जी साइन थीटा भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। A stone falls freely from rest and total distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 3 seconds of its motion। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर पता है तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, नहीं पता है तो सॉल्व करते रह जाओगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने पत्थर को यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। तो पहले सेकंड में उसने मान लो x डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ऑड नंबर से हमें पता है 3x करेगा। अगले सेकंड में और वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अब उसको मैं 5x लिख देता हूँ। फिर और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो हो जाता है 7x। फिर और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो होता है 9x। फिर और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो हो जाता है 11x। इस तरीके से वो चलता रहने वाला है, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है कि पहले 3 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस कितना है? वो जाता है x प्लस 3x प्लस 5x विच इज़ इक्वल टू 9x, है ना। 9x उसने ट्रैवल किया है। इज़ द डिस्टेंस इन इट्स लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड में उसने 9x ट्रैवल किया है, तो यानी कि ये वाला सेकेंड उसका लास्ट सेकेंड हो गया। दिस इज़ लास्ट सेकेंड। तो उसका टोटल जर्नी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक आया होगा,
1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, 5 सेकंड की उसकी जर्नी रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर था। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। A body moving with a uniform acceleration describes 12 meter in the third second of its motion and 20 meter in the fifth second. Find the velocity after 10 second. तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। फॉर्मूला पता है आपको यहाँ पे, तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास। पहली बात तो ये समझो कि हर क्वेश्चन गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का नहीं होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू हो जाती है u प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स a/2। इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। अगर u की वैल्यू नहीं दी है तो आप दो अलग अलग सिचुएशन में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और n की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू रखो, आप उससे u और a दोनों पता कर सकते हो। u और a पता चल गया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके आप फाइनली वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें बोला है कि थर्ड सेकेंड में 12 मीटर चले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिख देंगे पहली इक्वेशन 12 मीटर इज इक्वल टू यू प्लस थर्ड सेकेंड, तो यहाँ पे n की जगह मैं 3 रखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5a/2। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 20 मीटर चले एंड फिफ्थ सेकेंड, 20 इज इक्वल टू यू प्लस 5 की जगह अब की बार क्या आने वाला है हमारे पास फिफ्थ सेकंड में, यहाँ पे आप 5 रखोगे तो हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9a/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ से 2 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलता है 8 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4a/2 विच इज इक्वल टू 2a, यानी कि a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, इसको इन दोनों में से किसी में भी आप रख सकते हो, आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। u की वैल्यू क्या आ जाती है, u इज इक्वल टू 12 माइनस 5a/2 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया वेलोसिटी आफ्टर एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू कितनी है 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 है, नहीं 4 है ना, t की वैल्यू है 10, तो यहाँ से वैल्यू आती है 42 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल था और कोई ज़रूरी नहीं है कि u की वैल्यू हमेशा जीरो या हर जगह गैलीलियोज लॉ चिपका दो, है ना। थोड़ा अवेयर रहना, कई बार ऐसा डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब वो चाहता है कि आप u की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। मोशन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहे। एक्सेलरेशन कम या ज़्यादा भी हो सकता है समय के साथ, या बता दिया है कि पोजीशन में आप आगे जाओगे तो भाई जितना आगे जाते होगे उतना आपका एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। वहाँ पे हमारी जो 3 मोशन की इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती क्योंकि एक्सेलरेशन अब वो वेरी कर रहा है। तो ऐसे में हमें जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना पड़ता है। अब ये जनरल इक्वेशन क्या है, हमारे पास कुछ मोशन की इक्वेशन है जो हमेशा काम करती है, वो कैलकुलस बेस्ड इक्वेशन होती है। जैसे v वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt ये हमेशा वैलिड है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जीरो हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जीरो हो, ये चीज़ तो हमेशा वैलिड होती ही है। ऑलराइट, सिमिलरली हमारे पास एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। ओके, ये भी बहुत ही सिंपल है। वेलोसिटी में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर dx से और dx से, है ना, तो अब देखो ये dx बाई dt ये तो बन जाता है, यहाँ से वेलोसिटी हमें दिख रहा है, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा और dv बाई dx एज इट इज़ है। तो इसी एक्सेलरेशन को लिखने का और एक तरीका हो सकता है v dv बाई dx। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं जो जनरल मोशन की इक्वेशन है, इसको आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो। इस पर बेस्ड एक सिंपल सा प्रीवियस एक क्वेश्चन देखते हैं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल फॉलोज द इक्वेशन t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4
व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हमारे पास कुछ ऑप्शन है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4 है। यहाँ पर इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं लिख दूंगा एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास x अब एक फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है ना, x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगी। वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। इसको डिफ्रेंशिएट करो भाई, ये टाइम का फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 2 इंटू टी माइनस 4 इंटू 1, है ना। t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर से 1 आ जाता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू रख दूँ 4 सेकेंड तो ये वैल्यू आ जाती है 0। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 इज गोइंग टू बी 2 इंटू 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी related to its displacement x is given by v is equal to 250 plus 24x meter per second, then the acceleration of the body is। तो अगेन यहाँ पर velocity as a function of x है, acceleration of the body कैसे पता करोगे। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन होती है, टाइम वाली होती है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में टाइम आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में भी टाइम आ जाता है। यहाँ पर टाइम नहीं लेना हमें, तो हमें यूज़ करनी होगी इक्वेशन a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो हमें वेलोसिटी तो यहाँ पर दी हुई है, एक काम करते हैं डी वी बाई डी एक्स पता करते हैं। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये प्योरली एक्स का फंक्शन है, इसलिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके देखता हूँ। तो ये जाएगा, देखो इस पूरे की पावर हाफ है ना, तो हाफ पहले बाहर आ जाएगा, फिर वो जो बचा हुआ है 250 प्लस 24x उसकी पावर हाफ माइनस में बचेगा, मल्टीप्लाइड बाय उसके अंदर जो था इसको डिफ्रेंशिएट करो, 250 को डिफ्रेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा, इसका आ जाता है सिर्फ 24। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक्सेलरेशन में दोनों वैल्यूज़ रखते हैं। वेलोसिटी को हमें दिया हुआ है सीधे सीधे 250 प्लस 24x की पावर हाफ, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने पता कर लिया, बजाती हाफ इंटू 250 प्लस 24x की पावर माइनस हाफ इंटू 24। आप देखोगे ये दोनों तो कट जाते हैं, है ना। इसकी वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू 24/2 विच इज़ इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। वेलोसिटी एक्स के साथ बदलती जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन एक्चुअली कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड टी आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। A particle is moving in a straight line such that its velocity is increasing at 5 meter per second per meter. The acceleration of the particle when its velocity is इतने मीटर पर सेकेंड is। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें बोला गया है कि पार्टिकल्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। इसका मतलब समझो, यहाँ पर मान लो इसकी वेलोसिटी जो भी थी, यहाँ से वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, v प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही अलग तरीके से एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दिया। यूजुअली हम बोलते थे कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती थी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीधे आप ये मार्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखो हमें एक्सेलरेशन पता था कि एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी, वो तो यहाँ पर यूज़ नहीं होने वाला, लेकिन हम दूसरा इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। अब ये डी वी बाई डी एक्स है ना, वी तो हमें बताया गया है कि 20 मीटर पर सेकेंड पर पूछना है। डी वी बाई डी एक्स क्या मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो दिया है ये क्या है। अगर डेल्टा एक्स 1 मीटर होता है तो डेल्टा वी की वैल्यू होती है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आता है, तो मुझे एक्चुअली डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, है ना। यूनिट्स देखो इसकी क्या आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, और एक्चुअली ये एक्सेलरेशन है भी नहीं है, तो कुछ अलग ही यूनिट है ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। खैर जो भी है, हमें इसकी वैल्यू दे दी, और क्योंकि ये वैल्यू एक कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू बदल नहीं रही है समय के साथ, है ना, किसी भी चीज़ के साथ नहीं बदल रही, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू,
डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी भी छोटी कर लो, ये भी उस हिसाब से छोटा हो जाएगा, लेकिन इनका रेशियो सेम रहेगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 5, है ना। यही वैल्यू मैं यहाँ से इधर यूज़ करूँगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है 5 टाइम्स वी, वेलोसिटी की वैल्यू चाहे जो रख दो। इस केस में हमसे पूछा है कि वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड जब है उस वक्त एक्सेलरेशन कितना है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 5 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी था कि एक्सेलरेशन देने में किसी भी तरीके से दिया जा सकता है ना, आपको समझना आना चाहिए, क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, फील लेने की कोशिश करनी चाहिए। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन में पहली इक्वेशन है, मान लो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, इसी को अब मैं इंटीग्रल फॉर्म में ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू वी डॉट डी टी। अब आप यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक देखो मुझे पता नहीं है कि वेलोसिटी के बारे में है क्या। वेलोसिटी हो सकता है समय का फंक्शन हो, तब तो आप यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे, कुछ टाइम का फंक्शन है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसे इंटीग्रेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है वेलोसिटी एक्स का फंक्शन दे दी गई हो, है ना। तो हमारे पास इसमें कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी आ सकती है। कांस्टेंट है तो सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट करना, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इस तरीके से आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो उसको एक्स की तरफ लेके आ जाओ, है ना। इस केस में मैं क्या करूँगा, डी एक्स अपॉन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, सारी एक्स वाली टर्म इधर आ गई, सारी टी वाली टर्म इधर है, अलग अलग इंटीग्रेट करो, लिमिट्स लगाओ, है ना। कैसे लगेंगी लिमिट्स, अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने चुने हैं, जब करेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ही फंक्शन है, उस केस में तो डी एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी टाइम्स डी टी, एज इट इज़ है ही सही। कर दो इनको इंटीग्रेट, वैल्यूज़ रखो, लिमिट रखो, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास और एक केस हो सकता है, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर डी टी को दूसरी तरफ ले आओ, देखो क्या बन जाता है, डी वी इज इक्वल टू ए टाइम्स डी टी। अब यहाँ पे अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, हो सकता है समय के साथ बदल रहा हो सकता है वेलोसिटी के साथ बदल रहा हो, है ना, हो सकता है एक्स के साथ बदल रहा हो, तो खैर वो तो केस ही अलग है, अभी देखेंगे उसको भी। अब एक्सेलरेशन के पास भी दो चॉइस हो सकती है, या तो ये वेलोसिटी का फंक्शन होगा या ये टाइम का फंक्शन होगा। अगर ये टाइम का फंक्शन है तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी टाइम्स डी टी। भाई एक तरफ सारी वी की टर्म आ गई, एक तरफ सारी टी की टर्म आ गई, कर दो दोनों को इंटीग्रेट, जो भी लिमिट दी होंगी क्वेश्चन के हिसाब से उनको रखेंगे, आंसर निकालेंगे। या फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। तो उस केस में हम इसको क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले आते हैं, ये बन जाता है डी वी अपॉन एक्सेलरेशन, जो कि फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, विल बी इक्वल टू डी टी। अब आप इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, इस तरीके से आप देख सकते हो क्या करना है। सिमिलरली हमारे पास और एक इक्वेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स। तो इसमें भी आप अलग अलग केसेस बना सकते हो, यूजुअली इस तरीके के केसेस नहीं आते, पर आते भी हैं, तो अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के आते हैं। The relation between time t and distance x for a moving body is given by t is equal to mx square plus nx। तो ये हमारे पास एक रिलेशन दे दिया, where m and n are constants। The retardation of the motion is when v stands for velocities। तो retardation, अब हमें नहीं पता कि रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इन्हें पहले ही बोल दिया कि वो नेगेटिव आने वाला है। खैर हमें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वी डी वी बाय डी एक्स। हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें ना हमें v पता चल रहा है ना डी वी बाई डी एक्स पता चल रहा है, तो इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। देखो हमें t दिया हुआ है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। अगर x एज अ फंक्शन ऑफ t होता तो मैं उसको डिफ्रेंशिएट करता, वेलोसिटी निकाल लेता। यहाँ पर वो तो नहीं है, वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डी एक्स अपॉन डी टी होता है। अच्छा मैं डी टी अपॉन डी एक्स कर दूँ तो बन जाए मेरा 1 अपॉन वी। तो हम एग्जैक्टली यही यहाँ पे करने वाले, टाइम x का फंक्शन है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो
तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, ये जो आएगा डी टी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगी एक्चुअली हमारी 1/v। तो इसको करते हैं हम डिफ्रेंशिएट, डी टी अपॉन डी एक्स जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/v। दिस विल बी, इसको कर दो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो mx² था, ये 2 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2mx प्लस n। बहुत ही सिंपल था, हमारे पास 1/v आ चुका है। ओके यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2mx प्लस n। ओके अब हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। वेलोसिटी x का फंक्शन है, प्योरली दिख रहा है मुझे, है ना, इसमें ना t है ना कुछ और है। तो अब मैं dv/dx कर सकता हूँ, है ना। तो पहले तो मैं वेलोसिटी को एक और तरीके से लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2mx प्लस n की पावर -1। इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा dv अपॉन dx पता करने के लिए। क्यों पता कर रहा हूँ? क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आता है ना, हमसे रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन ही पूछा है। dv अपॉन dx करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो ये -1 पहले तो बाहर आएगा, -1, फिर ये 2mx प्लस n जो था उसकी जो भी पावर थी -1 थी, उससे और एक कम हो जाएगी, वो बन जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके अंदर जो चीज़ें उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसमें तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, ये 2m अभी भी बचेगा, यहाँ पे 2m इस तरीके से और आ जाएगा। ओके और इसी को आप लिख सकते हो -2m, ये वाली जो टर्म है इसको ध्यान से देखो, ये इसी का तो स्क्वायर है ना, इसी का स्क्वायर है ये, तो इसको क्या मैं लिख दूं मल्टीप्लाइड बाय v²। तो इस तरीके से हमारे पास dv/dx इस तरीके से आ गया। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है v dv/dx, वेलोसिटी यहाँ है ही सही, और dv/dx जो है उसकी वैल्यू ये आ चुकी है -2m टाइम्स v² विच इज़ इक्वल टू -2mv³, ये आ चुका है। और मुझे कहीं पे ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसी की पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है। बेसिकली रिटार्डेशन, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन डायरेक्शन हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड में पूछ लिया कि नेगेटिव साइड में रोकने वाला एक्सेलरेशन कितना है, तो उसका आंसर एक्चुअली mv³ आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, रिटार्डेशन हमसे पूछा है। एक और सवाल देखते हैं। बस 2 क्वेश्चन और, बहुत अच्छे सवाल हैं, उसके बाद हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट के 2 सवाल हैं, देख लो इनको, मज़ा आएगा। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इज इक्वल टू α_t प्लस βt²। देखो ये प्योरली टाइम का फंक्शन हमें दे दिया है, वेयर अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा ये भी बता दीजिए पॉजिटिव कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 and 2 सेकेंड इज। तो अब देखो यहाँ पर इनने डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा। यूजुअली जब भी हम कैलकुलस यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे वो साइन अपने आप कैलकुलस में उसका देखभाल अपने आप हो जाती है, हमें जो वैल्यू मिलती है वो डिस्प्लेसमेंट मिलती है। मतलब अगर पार्टिकल यहाँ से गया और यहाँ पे आया तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा ये वाली मिलेगी, हमेशा डिस्प्लेसमेंट मिलता है। सवाल क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछ लिया, तो अगर वेलोसिटी ने साइन चेंज किया है तो हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी, हमें फिर पार्ट्स में तोड़ तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं क्या वेलोसिटी ने साइन चेंज किया। अल्फा एंड बीटा आर बोथ पॉजिटिव, टाइम की वैल्यू 1 से 2 सेकंड तक है, तो उसके बीच में ये फंक्शन नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली वेलोसिटी ने कभी अपना टाइम चेंज ही नहीं किया, इसका मतलब डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब देखो हमारे पास वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू v इंटू dt। क्या वेलोसिटी प्योरली टाइम का फंक्शन दिया हुआ है? यस, वेलोसिटी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो कुछ करना बचा ही नहीं, अब सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दो। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास x1 माइनस x2, है ना, लिमिट x1 से x2 तक होगी। तो यही हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसे मैं बोल दूंगा s इज इक्वल टू v dt। लिमिट रखेंगे t1 से लेकर के t2 तक, लिमिट रखेंगे t1 की वैल्यू क्या है 1 से लेकर के 2 तक। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को वो यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाता है अल्फा t प्लस बीटा t² इसका dt। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो पहले तो ये ब्रैकेट है, इसको आप 2 पार्ट में खोल लोगे, है ना, फिर अल्फा कॉमन है बीटा कॉमन है, तो इसी को आप ओपन करके लिख सकते हो, इट विल बी अल्फा इंटू टी डी टी 1 से लेके 2 तक प्लस बीटा इंटू t² dt 1 से लेकर के 2 तक। सॉल्व करो,
टी डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, है ना। इसको आप डिफ्रेंशिएट करके भी देख लो तो वापस टी मिल जाता है। टी स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई टू लिमिट 1 से लेकर के 2 तक प्लस बीटा, इंटीग्रेट करो टी स्क्वायर डी टी, वो आ जाएगा टी क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 लिमिट 1 से लेकर के 2 तक। वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये वैल्यू आ जाती है 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3/2 अल्फा प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू रखो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 1 7, 7/3 प्लस 7/3 बीटा। तो ये ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें, 3/2 अल्फा प्लस 7/3 बीटा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, इंटीग्रेशन का बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला सवाल था, है ना। सवाल एक्चुअली अच्छा है, ये आपको शायद सिंपल लग गया हो। तो अब हमें चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The distance x covered by a particle in one-dimensional motion varies with time t as x square is equal to a t square plus 2bt plus c। तो हमें x as a function of time t दिया हुआ है। If the acceleration of the particle depends on x as x raised to power minus n, where n is an integer, the value of n is। तो यहाँ पर हमें देखो x as a function of time t दिया हुआ है ना, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा। पर ये तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, और x की पावर n आ रहा है ना, माइनस n लिखा हो ना, x की पावर माइनस n, तो ये n की वैल्यू क्या है हमें ये पता करना है। तो हम इसको सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट करके नहीं पहुंच सकते, हमें x की फॉर्म में लेकर के आना है एक्सेलरेशन को। तो किस तरीके से स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये a है और ये b है और ये c है। आप जब एक्सेलरेशन निकालोगे वो भी a हो जाता है, तो a से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको पहले तो हम मॉडिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आप भी ऐसा कर लेना, जब भी a b c है तो इसको मैं a को अल्फ़ा, 2 को b को बीटा लिख दूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस सी को सी छोड़ दो, गामा लिख दो, कुछ भी कर सकते हो। इसको कर दो सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आया ना 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी आ गया, इज इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाता है 2 अल्फ़ा टी प्लस 2 बीटा। अच्छा, ये डी एक्स अपॉन डी टी ये क्या चीज़ होती है, डी एक्स अपॉन डी टी होती है वेलोसिटी। तो इसी को लिखने का और एक अच्छा तरीका हो सकता है। अच्छा, 2 से 2 भी इस तरीके से हमारे सारे के सारे कट जाते हैं, हमारे पास आ जाती है इक्वेशन एक्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फ़ा टी प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप ऐसे रख लो। हमें करना क्या है, हमें एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। यहाँ पर दूर दूर तक वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करें, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, कुछ तो जा नहीं रहा है, इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये तो आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पे 2 फंक्शन है जो प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों में से एक भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है ना। तो इसमें पहले x को बाहर निकाल के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको बाहर निकाल के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले x को बाहर निकाल दो, v को डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो डी वी अपॉन डी टी वो हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन a प्लस, अब वेलोसिटी को बाहर रखो और डी एक्स बाई डी टी करो तो वो भी वेलोसिटी बन जाएगा। तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू अल्फ़ा। राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये अल्फ़ा टी का अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा का डिफ्रेंशिएशन, बीटा तो कांस्टेंट है, वो वैल्यू 0 आ जाती है। एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई। ओके, यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन की टर्म पहली बार दिखाई दी जिसकी वैल्यू आती है अल्फ़ा माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो क्या यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ चुका है, एक्स की पावर नेगेटिव में 1 है ना, एक्सेलरेशन इज समथिंग डिवाइडेड बाय एक्स, तो क्या एक्स की पावर -1 का फंक्शन टाइप का दिख रहा है हमें, है ना। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है 1 मार्क कर दूँ, नहीं गलती हो जाएगी। कैसे, अल्फ़ा कांस्टेंट है, वी स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, और हमें दिख भी रहा है यहाँ पे, कहाँ पे दिख रहा है, वी खुद
टी बीटा और एक्स का फंक्शन, तो वी स्क्वायर भी उनका किसी का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर वी को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो वी स्क्वायर यहीं से मैं वी स्क्वायर डाल दूंगा तो फिर तो कुछ नहीं होगा। इसी इक्वेशन को तो रीअरेंज करके यहाँ लिखा, यहाँ से वेलोसिटी को लिखना शुरू करता हूँ मैं। वेलोसिटी को लिख सकता हूँ यहाँ से, मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा टी प्लस बीटा डिवाइडेड बाय एक्स। अच्छा, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इसका भी स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा टी, है ना। ऊपर तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है। यह आ गया हमारा वी स्क्वायर की वैल्यू। ओके, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करो इससे। अल्फ़ा टी स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर है, ये 2 बीटा टी है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा टी है, और ये प्लस सी समथिंग है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मुझे एक्चुअली टाइम ही तो उड़ाना है, यहाँ से टाइम उड़ाना है। तो देखो इसी को मैं लिखता हूँ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। इसी को मैं आगे ले आया, बीटा स्क्वायर को बाहर कर दिया और इनमें से अल्फ़ा मैंने कॉमन निकाल दिया। अच्छा, इस इक्वेशन में देखो अल्फ़ा टी स्क्वायर है, यहाँ भी अल्फ़ा टी स्क्वायर है, 2 बीटा टी है, यहाँ भी 2 बीटा टी है। तो इसी को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सी। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इसको और थोड़ा सा खोलूँगा तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, देखो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा सी अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है। अब ये टाइम का फंक्शन नहीं है, इस वैल्यू को मैं उठा करके यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है अल्फ़ा माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा सी अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, है ना। थोड़ा लंबा हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही होएगा। ये अल्फ़ा से अल्फ़ा देखो इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस बीटा। अच्छा, माइनस अंदर जाएगा तो ये फिर से हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी अल्फ़ा सी माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो एक्सेलरेशन प्योरली एक्स की पावर -3 है ना, ये नीचे है, तो एक्स की पावर -3 के प्रोपोर्शनल है ना, डिपेंड्स ऑन एक्स रेज टू पावर माइनस है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ पे हमें देख के पता चलती है, एन इज इक्वल टू 3 आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है ना, इसमें आपको मैथ्स पे कमांड होगी तो आप उसको कर पाओगे, लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की जहाँ पर बात है आई थिंक आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो गई। जो भी फंक्शन है नहीं समझ में आया उसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना। dx/dt को आप v लिख सकते हो तो ये v आ जाएगा। इसको फिर नहीं समझ में आया, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से ना। फिर एक दूसरे में इधर उधर से रिप्लेस करके देखोगे, कुछ पैटर्न आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अच्छा इसमें से अल्फ़ा में कॉमन निकाल दूँ तो ये वाली टर्म आ जाती है जो यहाँ से आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर आता है n = 3। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सेशन ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। हम फिर से कल मिलेंगे, अभी तो काइनेमेटिक्स ही चलने वाला है। और अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने हैं तो उसकी एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट है, सेपरेट कोर्स है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो, लास्ट 1 महीना है ना, छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हम मिलते हैं कल, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और ये था आपका डे 1 आपके गोल की तरफ बढ़ने का। वैसे अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसको भी आप देख सकते हो। चैप्टर वाइज सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में से ज़रूर देखना। लेकिन डिस्क्रिप्शन में और भी एक और चीज़ का लिंक है जो है हमारे कलरफुल नोट्स, उसका लिंक भी मिलेगा। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो यार मैं पढ़ाने के अलावा क्या करता हूँ वो सब देखने के लिए मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे अब कल अगले वीडियो में। कल के आप तो उसको अभी भी देख सकते हो।
बट या इट विल बी द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर 1 मंथ सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।